तो सुशांत के साथ आपने असम के आंकड़े तो देख लिए, लेकिन बाकी 4 राज्यों में क्या होने वाला है और ये परिस्थिति जो है वो मेरे पास आंकड़े आ गए हैं, कागज़ हैं हाथ में और धीरे धीरे करके नंबर खोलते जाएंगे। बंगाल का भी नहीं आया है, बंगाल के लिए इंतज़ार करिए क्योंकि सेकेंड फेज़ की पोलिंग आखिर तक जब तक हम तैयार हो रहे थे तब तक वहाँ पर पोलिंग कई सारे बूथों में चल रही है और वो उसका आंकड़ा आते आते कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि 5 राज्यों में मतदान का काम तो बहुत पूरा हो चुका है, चौथे 5वां तो आज चल ही रहा था। 4 तारीख को पता लगेगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, जब बैलेट बॉक्स जब ईवीएम के बॉक्स खुलेंगे। लेकिन एग्जिट पोल के रुझान क्या कह रहे हैं, अब हम आपको बारी बारी से उसके बारे में बात कर रहे हैं। जेवीसी का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ हमारे सामने। आज पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में क्या हुआ है, वोटरों का रुझान क्या है, वो हम तमाम बातें आपको दिखाएंगे। लेकिन असम में जैसे कि शुरुआत में सुशांत बता के गए, क्योंकि कंटिन्यूस कवरेज चल रही है, सुशांत अब 9 बजे आपको मिलेंगे पाठशाला के साथ। लेकिन सुशांत जो बता के गए, जो दर्शक मेरे साथ अभी 7 बजे के स्लॉट में जुड़े हैं, चक्रव्यूह के स्लॉट में, उनको हम आसाम का आंकड़ा पहले दिखा दें, रिकैप कर दें। असम में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बना रही है। जी हाँ, एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बना रहा है और पिछली बार से बढ़ चढ़कर सरकार बना रहा है। यानी हेमंत बिस्व शर्मा की अगुवाई में बीजेपी का आंकड़ा 60 के ऊपर जा रहा है। वोट परसेंटेज भी देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, 46% से 48%, 46.5% से 48.5% वोट एनडीए के खाते में, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 36.5 से 39.5 और अदर्स के खाते में 14 से 15% वोट जा रहा है। जब आप इसको सीट में तब्दील करते हैं तो 88 से 101 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है एनडीए को, और ये बीजेपी का वोट परसेंटेज है। इसको आप थंडर विक्ट्री बोल सकते हैं, एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं कि एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया, उस अंदाज में एग्जिट पोल है। मैं फिर से बोल दूं, ये जेवीसी का एग्जिट पोल है। फाइनल आंकड़े तो 4 मई को आएंगे। 126 की विधानसभा है, 64 का बहुमत चाहिए और 64 से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उनका गठबंधन लाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का गठबंधन 23 से 33 के आंकड़े पर दिखाई दे रहा है। अगले 2 घंटे में बाकी राज्यों के बारे में भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आप बने रहिएगा इस जेबीसी एग्जिट पोल में और धीरे धीरे से रुझान हम दिखाते जाएंगे, आंकड़े हम बताते जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस रिकैप के बाद ये बताते हुए कि ये जेबीसी का एग्जिट पोल है, जेबीसी एजेंसी ने क्या है और हम उसको दिखा रहे हैं। जो सवाल आंकड़ों को लेकर आपको है वो आप जेबीसी से सीधे पूछेगा कि आंकड़े तक वो कैसे पहुंचे। हम केवल इन आंकड़ों को आपके सामने प्रसारित कर रहे हैं। हम ये भी साफ कर दें इस वक्त में कि अब असम के बाद हम बात कर लेते हैं एक और जो सबसे बड़ा रुझान हमको दिखाई दे रहा है और जो सबसे बड़ी खबर हमको अभी तक समझ में आ रही है। शुरुआत की जो अभी, क्योंकि मैंने कहा बंगाल का आंकड़ा नहीं आया है, वो तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु में देखते हैं क्या होने वाला है। तमिलनाडु में चुनाव पूरा हो चुका है, 23 अप्रैल को वहाँ पे सिंगल फेज की पोलिंग हुई थी और तमिलनाडु की विधानसभा में अब जो स्थिति हमारे सामने है वो क्या कह रही है, वो आंकड़े आपके सामने आएंगे और जैसे आपके आंकड़े आपके सामने आएंगे उससे आपको समझ में आएगा कि तमिलनाडु में अब क्या तैयारी चल रही है। ये देखिए, तमिलनाडु में सरकार बदल रही है। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन, एआईएडीएमके का गठबंधन सरकार बना रहा है। 128 से 147 सीटें आ रही हैं। 75 से 95 डीएमके जो कि स्टालिन का गठबंधन है, जो कि कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वो 75 से 95 पर रुक रहा है। और इस चुनाव की सनसनी बनकर उभरे, अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के 8 से 15 सीटें जीत सकती है। ये तमिलनाडु का जेवीसी का एग्जिट पोल है। मैं फिर से साफ कर दूं, ये एग्जिट पोल है। फाइनल आंकड़े तो 4 मई को आने हैं। अब वोट परसेंटेज की बात करें तो एआईएडीएमके गठबंधन को 38.2 से 40.1, डीएमके गठबंधन को 35.2 से 37.8, टीवीके को 18.2 से 19.8 और अदर्स के खाते में 6.2 से 6.9% वोट आ सकते हैं। यानी एक तरीके से पहली बार अब ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खबर निकलकर जो अभी तक आई है जेबीसी के एग्जिट पोल में, दक्षिण में भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी के नेतृत्व, बीजेपी के साथ वाली को अब सरकार बनती दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं केरल के बात की, दक्षिण के एक और बड़े राज्य की, जहां पर वहां पर क्या होने वाला है। वहां यूडीएफ और एलडीएफ में सीधा मुकाबला था और ये देखिए केरल के आंकड़े भी 140 विधानसभा के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। यहां पर यूडीएफ की सरकार बन रही है, आंकड़े आपके सामने हैं। एलडीएफ की सरकार चल रही है, वो सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक जा रही है। 52 से 61 सीटें,
यूडीएफ जो कि कांग्रेस और का गठबंधन है 72 से 84 सीटें आ रही हैं। एनडीए को 3 से 7 सीटें हैं, बीजेपी का गठबंधन और अदर्स के खाते में 0 है। यानी 10 साल के बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन की लहर है। एग्जिट पोल जेवीसी का ये दिखा रहा है कि वहां पर अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सरकार बन सकती है। अब बात कर लेते हैं एक और दक्षिण के राज्य पुडुचेरी की, जो कि तमिलनाडु का सटा हुआ राज्य है। 30 की विधानसभा है। यहां पे क्या होने वाला, अभी यहां पे एनडीए की सरकार है और यह आंकड़ा भी आपके सामने आ गया। पुडुचेरी में 30 सीटें, 15 से 17 एनडीए, यानी एनडीए की सरकार वहां रिपीट हो सकती है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। कांग्रेस गठबंधन को 11 से 13 सीटें, टीवीके जो कि वहां विजय की पार्टी है उसको 1 से 2 सीटें आ सकती हैं। अदर्स के खाते में भी 0 से 1 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। तो तमिलनाडु में सरकार बदल रही है, केरल में सरकार बदल रही है, असम में सरकार बनी हुई है, पुडुचेरी में सरकार बनी हुई है। तो 2 राज्यों में सरकार बदल रही है, 2 राज्यों में सरकार बनी रहने वाली है इस जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक। अब बारी रह गई है पश्चिम बंगाल की। वो आंकड़ा मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाऊंगा, फिर से रिपीट कर दूं। उस आंकड़े को आपके पास लाने में कुछ वक्त हमको लगेगा, क्योंकि अभी भी जब तक ये आंकड़े हम इकट्ठा कर रहे थे तब तक सेकंड फेज की पोलिंग पश्चिम बंगाल में चल रही थी। और बारी बारी से हम अब मेहमानों के पास चलेंगे और उनके पास इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ क्या चल रहा है, मेहमानों का परिचय मैं करा देता हूं आपसे। अवधेश कुमार जी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे सहयोगी अमित कुमार जो कि हमारे नेशनल एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव जायसवाल जो कि टीएमसी के प्रवक्ता है, मानव भाई का स्वागत करता हूं। विनोद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान सोलंकी एमआईएम के प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। चारू प्रज्ञा जी मेरे साथ स्क्रीन पर है। चारू जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ताओं में से गिनती होती है। चारू जी की बहुत बहुत स्वागत है चारू जी आपका। और गौतम लाहिरी जी वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम दादा स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल के आंकड़े आते हैं, आपसे बात करता हूं, लेकिन एक क्विक कमेंट में विनोद शर्मा जी का जरूर लेना चाहूंगा। विनोद जी स्वागत है आपका, पहली बार मेरे साथ इस शो में टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी हमने 4 राज्य दिखाए, असम और पुडुचेरी में सरकार बनी जो थी वही चल रही है, केरल और तमिलनाडु में सरकार बदल रही है। मेरा स्पेसिफिक पॉइंटेड सवाल तमिलनाडु को लेकर है। जेवीसी का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि वहां पर डीएमके की सरकार जा रही है, स्टालिन हारने वाले। व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि ये जो प्रेडिक्शन है ये शायद सही साबित ना हो, क्योंकि लेकिन अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो ये पार्टीज वहां पर तमिलनाडु की आदत है कि वो सरकार बदलता है और एक बार चांस देने के बाद दूसरी सरकार को ले आता है। इसको सिर्फ एक बार जयललिता ने इस ट्रेंड को तोड़ा था जी, और अगर ये दोबारा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि पुराने अपने कार्यकलापों पे तमिलनाडु लौट गया है। लेकिन मेरी जो जानकारी है, मैं गलत हो सकता हूं, जैसे कि सर्वे भी गलत हो सकता है, कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है जिसको काट रही है टीवी के, उससे डीएमके को फायदा की ज्यादा संभावना है और एडीएम को कम संभावना है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जहां तक इनकी पुरानी आदत है, तमिलनाडु की सरकार बदलते हैं, उसके अनुसार तो ठीक लग रहा है। लेकिन जो वहां से खबरें आ रही थी जमीन से, उसमें डीएमके ज्यादा मजबूत। विनोद जी एक काउंटर क्वेश्चन, अगर ये हो रहा है जो कि आंकड़े हमको दिख रहे हैं अभी तक के जेवीसी के पोल के मुताबिक, तो क्या ये विजय की वजह से हुआ, विजय ने हरवा दिया, या ये आप मान सकते हैं कि ये पलानीस्वामी की जीत है, अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, ऐसा है कि विजय एक्स फैक्टर था और उसका इस इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट रहा है वो तो हमको फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा ना आंकड़ों का जी। ये तो आखिर में आपको आज से 6 महीने बाद, 1 हफ्ते के बाद आप इसको जांच करके बता सकते हैं कि टीवीके का क्या इम्पैक्ट था या किस कारण से एडीआईएमके जैसे कि आपकी प्रेडिक्शन है वो जीती। लेकिन मेरा ये मानना है कि टीवीके फैक्टर था, यूथ में फैक्टर था और यंग दोनों जेंडर में, महिला और पुरुष दोनों जेंडर में वो एक फैक्टर था। लेकिन उसके पास जमीन पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो पुराने जमाने में, जैसे कि जो और ये बात तो सर आप भी इसको काउंटर शायद ही कर पाए कि
अपनी करियर के प्राइम पे विजय जैसा व्यक्ति फिल्म छोड़कर राजनीति में आता है और बीते 4-5 उसकी फिल्में देखिए आप, बीते 3-4 साल का काम देखिए, वो एक एक्टिविस्ट के तौर पर दिखाई देता है तमिल फिल्मों में। एमजीआर भी वहीं से आए थे जी, लेकिन एमजीआर ने 20 बरस गुजारे थे द्रविड़ मूवमेंट में जी, उसके बाद वो आए जब तो उन्होंने छा गए वो आके। बिल्कुल। ये टीवी के पास ये वो उसके पास वो बैकग्राउंड नहीं था और उसके पास जमीन पे वर्कर नहीं थे, उसकी रूट्स इतनी डीप नहीं। वेरी ट्रू, आई एग्री विद यू कि जमीन में कितना काडर था, कितने लोग थे, ये तो नतीजे बताएंगे। खैर, मैं चारू प्रज्ञा के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। लेट्स मैं लेडी फर्स्ट के करना चाह रहा था, लेकिन मुझे पता है कि आप उस वक्त ऑडियो नहीं थ्रू है। लेकिन चारू, अब अगर ये हो रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है जेवीसी के इस एग्जिट पोल में कि पहली बार बीजेपी के साथ वाली सरकार दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बनने वाली है। कर्नाटक तक तो ठीक था, अब तो आप पड़ोस में पहुंच गए, तो पुडुचेरी तक तो आ गए थे, अब आप चेन्नई में भी आते दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सही होता है तो। सुमित जी नमस्ते। देखिए, पिछली बार हमने इतिहास और आंध्र प्रदेश में भी बनाया था, तब भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में भाजपा की सरकार बन सकती है। इस बार तमिलनाडु की बारी है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई रातों रात करा गया जादू नहीं है, ये जमीन पर मेहनत है जो सालों साल से चलती आ रही है। और ये पर्दाफाश है डीएमके की राजनीति का, जो एंटी सनातन रही है, एंटी हिंदू रही है, अपने हिसाब से वो अपना अलग प्रकार का तुष्टिकरण करती गई है। वो नॉर्थ साउथ डिवाइड में इतना ज्यादा पर चारू, सॉरी, लेट मी हैव अ काउंटर यार। एंटी सनातन, एंटी हिंदू तो एआईएडीएमके भी रही। आपको अपने अन्नामलाई को हटाना पड़ा वहां से उनको खुश बनाए रखने के लिए। अन्नामलाई को आप कैंपेन में भी उन्हीं जगह इस्तेमाल किया जहां पर आपको कुछ उम्मीद थी सनातनी वोट मिल सकते हैं। नहीं सुमित जी, देखिए बात यह है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन तो होनी चाहिए ना, डिक्टेटिंग तो नहीं होना चाहिए ना। सामने से अगर आपको कोई गाली देगा और आप वो गाली देके चुप सुन के चुप बैठ जाएंगे तो ये समस्या है। और एक जो नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत बड़ी चीज है। और डीएमके के तो स्कैम पे स्कैम बाहर आ रहे थे। अच्छा देखिए, इतने सारे प्रदेशों के एग्जिट पोल आपने पढ़कर हमको सुना दिए, केवल पश्चिम बंगाल का अभी तक पढ़कर नहीं सुनाया। लेकिन पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल क्या है वो झलक मैं आपको देती हूँ। आज ममता बनर्जी का जो चेहरा है और जो उनकी आवाज है वो असली एग्जिट पोल है। आज ममता बनर्जी जिस प्रकार से बूथ जा रही है, परेशान चारू होल्ड योर हॉर्सेस। मैं आऊंगा वेस्ट बंगाल पे स्पेशली बात करूंगा। अभी हम टाइम डाइवर्ट डिबेट नहीं करते, बहुत सारे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं आप बंगाल पे अच्छी तैयारी करके आई हैं, हम बंगाल पर बात करेंगे। गिव मी सम मोमेंट्स, आने वाला वो आंकड़ा जैसे ही आएगा। फर्स्ट फेज है मेरे पास, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सेकंड फेज भी आ जाए तो इकट्ठा बात की जाए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक साथ। अमित कुमार मेरे साथ, हमारे नेशनल एडिटर जुड़े हुए हैं। अमित भाई, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। तमिलनाडु में सरकार पलट रही है भाई, हमारा ये जेबीसी का एग्जिट पोल ये कह रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको लेकर बहुत बड़ी तैयारी थी और इसको लेकर अगर अमित शाह से बात करें, तमाम लोग ये कहते थे कि वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत जो नाराजगी है वो बहुत ज्यादा थी। मुझे जो ये विजय की जो पार्टी है उसको लेकर भी बात हो रही थी कि वोट वो दोनों से काट रहे हैं, लेकिन उसकी जो बड़ी संख्या है, जो 60 से 65% अगर वो वोट 100 अगर वोट कट रहा है तो 60 से 65%। अमित स्पेसिफिकली बताइए, अगर ये हो रहा है जैसा कि जेबीसी का पोल बोल रहा है तो किसको श्रेय जाएगा? अमित शाह की रणनीति को, नरेंद्र मोदी की रणनीति को, पलानीस्वामी को, किसको? नहीं, देखिए, रणनीति तो अमित शाह मोदी की एक ही रणनीति है। और अमित शाह मोदी की पार्टी तो कितनी सीटों पर लड़ी थी? 26 सीटों पर लड़ी थी। देखिए, उनको पता था। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि इसीलिए शॉर्ट टर्म जो रास्ता चुना गया कि अन्नामलाई के रास्ते को छोड़कर, अन्नामलाई को साइड करके एआईएडीएमके के साथ जाने की पीछे वजह यही थी कि जो नाराजगी वहां पर थी, जो एक करप्शन और सब तमाम चीजों को लेकर बीजेपी इसलिए उनके साथ खड़ी हुई। कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वहां का जो नतीजा था, इसके बाद से बीजेपी को लगा कि यही एक रास्ता है जिसके जरिए सत्ता पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं ये सही हो सकता है, क्योंकि वहां पर जबरदस्त जो एक पूरी जो कैंपेन, जैसे विनोद जी ने कहा कि वो इस आंकड़ों को शायद नहीं मानेंगे, उनके पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। अमित, तो आप इस सर्वे को सही मान रहे हैं? नहीं, मैं 1 मिनट वही बोलना चाह रहा था कि देखिए, वो सही इसलिए हिसाब से ये नंबर हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये वहां पर एक अच्छी पोजीशन पे एक अच्छी लड़ाई थी जहां की आप लड़ाई दिख नहीं रहे थे। एक फैक्टर है जहां पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, जो कि नाराजगी को दूर करने में जो तमिलनाडु के जो स्मिता की बात और तमिलनाडु की बात जो की है, वहां पर अधिकार की बात, जो महिला आरक्षण को लेकर अचानक उसने बदला, जो ब्लैक ड्रेस में सारे लोग आ गए थे, स्टालिन से लेकर तमाम लोग, उस जगह पर आकर थोड़ी सी बीजेपी की जो बढ़त दिख रही थी वो थोड़ी खराब हो रही। तो मुझे लगता है वो एक फैक्टर है जो शायद इस जो आंकड़े को थोड़ा सा बदल सकता है। ठीक है, अश्विनी मिश्रा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। अश्विनी जी, आपके गठबंधन, आपकी सरकार और
जा रही है। जेवीसी का पोल ये कह रहा है कि आप तमिलनाडु में भी बाय बाय टाटा थैंक यू। जेवीसी तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं जेवीसी के पोल पे नहीं जाता हूं क्योंकि बहुत ही प्री मेच्योर डेटा है। 400 व्यक्ति में से आप एक व्यक्ति से बात करते हैं, सैंपल साइज बहुत स्मॉल होता है और आप डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे किसको कोई वोट देगी, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन जीतेगा। हालांकि नहीं, हम केरल का भी नहीं मानेंगे। केरल में भी हम 3 डिजिट्स में नंबर ऑफ सीट्स लेके आएंगे। हम केरल का भी नहीं मांगे, हम किसी भी इनका एग्जिट पोल नहीं मानते। हालांकि एक बड़ा फैक्टर रहा है SIR का, वोट चोरी का, जो कहीं ना कहीं हम आप उस पर डिबेट नहीं करते हैं, बट वो फैक्टर हमेशा रहता है। SIR बहुत बड़ा एक्सरसाइज रहा है इस बार, उसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, बंगाल में रहा है, हर जगह रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो JV श्रीराम का पोल दिखा रहा है हमको 95 सीट, 75-95, वी आर गोइंग टू विन अराउंड 140 to 150 सीट्स इजीली इन तमिलनाडु। वी आर गोइंग टू विन 3 डिजिट सीट्स इन केरला। We are going to get into majority marks in Assam. We are going to win Assam as well. तो असम भी जीत रहे हैं आप लोग। असम बिल्कुल जीतेंगे क्योंकि असम जीत रहे हैं आप लोग। हेमंत विश्व शर्मा 100 सीटें दे रहा है पोल। हेमंत विश्व शर्मा जो थे एपिटोम ऑफ करप्शन है, उनका करप्शन एक्सपोज किया गया, बार-बार एक्सपोज किया गया है। अरे और जनता में एंटी, आप बार-बार एंटी इनकम्बेंसी चारू ने हाथ उठाया, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सॉरी, आप आसाम पे आ गए। बात करते हैं आसाम। अश्विनी जी, मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, आप जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, मुझे लड़ाई करनी आती नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, और वो ये कि पवन खेड़ा साहब कहाँ हैं? पवन खेड़ा साहब आपको मिलेंगे 4 तारीख का, वेट करिए। नहीं, मैं जब रिजल्ट आएंगे पवन खेड़ा जी मिलेंगे। पवन खेड़ा जी को मैं आपका सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगा, कोर्ट ने डांटा, आपने गलत आधार कार्ड लगा दिए, आप आधार कार्ड की फजिंग कर रहे थे, इन सब चीजों से आप कैसे बच सकते हैं? नहीं, पवन खेड़ा जी ने जो भी आरोप लगाए थे, दे आर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन नहीं, मना कर दिया, नहीं करोगे, कोई भी फर्जी पासपोर्ट नहीं हो जाओगे। है, MEA ने मना कर दिया। आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए, अगर वो कल्प्रिट है तो आप उनको जेल में डालिए। हम लोग कोई जेल से डरने वाले लोग नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट के बारे में जानकारी दी, वो तीनों चीजें MEA ने मना कर दी है। चारू, एम आई राइट? चारू कुछ बोलना चाह रही है? मैं यही बोलना चाह रही थी। देखिए, असम के ऊपर आप गए हो, पहले तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इस बार हेमंत दादा का जो कैंपेन था, मुझे नहीं लगता इतना हार्ट वार्मिंग और इतना मुस्कुराहटों भरा कैंपेन मैंने कभी देखा है। वो नाच रहे थे, उनका गाना था मोदी सरकार, उसको हर जगह वो प्ले कर रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर प्रकार के लोग उनके पास आ रहे थे, उनसे बात करना चाह रहे थे। तो उस कैंपेन से ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी के लिए जो प्रो इनकम्बेंसी लहर है वो बहुत ही तगड़ी थी इस बार असम में। और तीसरी बार इस तरीके का प्यार जब उमड़ कर आता है, वो ये साफ बता देता है कि आपकी लीडरशिप जो काम कर रही है, जो जमीन पे बदलाव आ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। मैं ये आंकड़े दिखा रहा हूं आपको, अश्विनी जी ध्यान से देखिए। बीजेपी की 60 थी 21 में, जो जीती थी पिछली बार, वो 72 से 82 हो रही है। तो चारू प्रज्ञा जो बोल रही है ना, हेमंत दादा की पॉपुलैरिटी, उनका डांस करना, ये पब्लिक को पसंद आया। कांग्रेस का आंकड़ा कम हो रहा है, 29 से घटकर 19 से 28। आसाम का उदाहरण देता हूं मैं। आसाम में प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं, 10 साल से सरकार में है। चारू जी, आपकी पर कैपिटा इनकम में आसाम की रैंक 26 है। 1 मिनट, 26 10 साल के बाद डबल इंजन सरकार के बाद भी पर कैपिटा में अगर आप 26 हैं तो किस प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं? आप बार-बार घुसपैठिया की बात करते हैं, वहां आपकी डबल इंजन सरकार है। आप बॉर्डर फेंसिंग की बात करते हैं, वहां डबल इंजन सरकार है, फिर भी आप बॉर्डर फेंस नहीं कर पाए। इनफैक्ट आपको सुमित जी तब भी जीत रही है बीजेपी। अरे ये आप जो कह रहे हैं चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, पर आप तो हम नतीजों पर बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं। बोलना चाहती हूँ, जो चुनावी मुद्दों के ऊपर है सुमित जी, चुनावी मुद्दों के ऊपर है कि आप किसी की धर्मपत्नी को झूठों के साथ इस प्रकार से अटैक करें, क्योंकि आपकी राजनीति का स्तर यही हो चुका है कि जनता को ये समझ में नहीं आता। आपको कोई और राजनीति नहीं मिली करने के लिए, आपको कोई बात नहीं मिली, कोई मुद्दा नहीं मिला आपको असम में। क्या मुद्दा आपने पकड़ा? मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का झूठा मुद्दा आपने बनाने की कोशिश करी। तो जनता ये सब देख रही है, और इस सब चीजों की वजह से मैं मानती हूं कि भाजपा को जितना वोट पड़ना था उससे चारू, ये जो आखिर में पवन खेड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वोटिंग के 4-5 दिन पहले, आपको लगता है उसका इंपैक्ट आया होगा? उसका रेमिफिकेशन कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? पहली बात तो आप किसी के परिवार पर जाते हैं, वो भी एक ऐसे सदस्य के ऊपर जो राजनीति में नहीं है। दूसरी बात, आप उस परिवार के सदस्य के ऊपर जो एक महिला है, झूठ लेकर जाते हैं, झूठ का आधार लेकर जाते हैं, इतना ड्रामा तमाशा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसको उड़ा दिया जाता है, जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं। तो भाई, देश की जनता बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, बहुत समझदार है, और हर दिन अपनी बेहतरी चाहती है। जो पॉलिटिकल पार्टी सच नहीं बोल सकती, वो बेहतरी किसकी कर पाएगी? लेकिन एक मैसेज में विनोद जी से पूछना चाहूंगा। विनोद शर्मा जी मेरे साथ हैं, इनफैक्ट बाकी लोग के पास आऊंगा। विनोद जी,
आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा फिर से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार हैट्रिक होगी बीजेपी की। पहले सर्बानंद सोनोवाल के 5 साल। विनोद शर्मा जी, आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए? हाँ, मैं हूं ना। अच्छा, आपका मुझे स्क्रीन पे दिखे नहीं। सर्बानंद सोनोवाल के 5 साल, हेमंत बिस्व शर्मा के 5 साल, और फिर आज का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है। तो विनोद जी, ये कांग्रेस को हुआ क्या है? अपने गढ़ को क्यों कांग्रेस बचा नहीं पा रही है? गौरव गोगोई की लीडरशिप के मातहत कितने बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए चुनाव के बीच में? क्यों हुआ? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से असम कांग्रेस के हाथ से निकला है, उसी तरह से उड़ीसा इनके हाथ से निकला था। एक जमाने में, अगर आपको याद हो, कांग्रेस की सरकार रहती थी, ये भी जानकी वल्लभ पटनायक होते थे, वहां पर मजबूत नेता थे। और उसके बाद लगातार कांग्रेस ने उड़ीसा पे जमीन खोई, क्योंकि उनका ध्यान उस स्टेट पे नहीं था। और असम में तो ध्यान था, गौरव गोगोई को नेता बना रखा है। गौरव गोगोई राहुल गांधी की कोर टीम में। असम का सुन लीजिए ना, असम पे आ रहा हूँ जी। ये मैं पैरेलल लिस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ कि जिस तरह असम इनके हाथ से निकल रहा है, वैसे उड़ीसा निकला था। असम को के 2 फैक्टर जो आपने इंगित नहीं किए, वो आपको करने चाहिए किसी भी आकलन में। वो ये है कि जो डिलिमिटेशन करवाई हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने तत्वावधान में, और जो वहां पर SIR एक्सरसाइज नहीं हुई, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी 34 सीटें थी, वहां पर 24 हो गई। तो जिस तरह से उन्होंने लकीरें खींची, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, उसका इम्पैक्ट हुआ है। और वो एक शोध का विषय होना चाहिए। I'm sorry, विनोद जी, I would ask a counter question. मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूंसीज रीड्रॉ की गई, मान लिया कि अपने फायदे में उन्होंने रीड्रॉ किया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर क्या कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए था? कांग्रेस को क्या हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? उनको अपील नहीं करनी चाहिए थी? कांग्रेस तो इतनी पुरानी पार्टी है। देखिए, ऐसा है कि अगर बीजेपी को, ये सवाल हम कभी बीजेपी से नहीं पूछते कि भाई क्या तुमको सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए? जो आज के दिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से बात कर रहा है, वैसे ही बात हेमंत बिस्वा शर्मा असम में करता था। देखिए, आप अगर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके जी, उसको डिमोनाइज करके जी, अगर आप इलेक्शन जीत रहे हैं, तो क्या आप भारत की इंटेग्रिटी जो है उसके हित में बात कर रहे हैं क्या? जी। देखिए, इलेक्शन जीतना हारना होता रहता है सुमित, लेकिन समटाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अगर वो इलेक्शन हार भी जाएं, फिर भी उनको सही मुद्दा उठाना चाहिए। ठीक है। और इन इलेक्शंस में एक कम्युनिटी को टारगेट करके जिस तरह से प्रचार हुआ, हेमंत बिस्वा शर्मा के दूसरे रूप बन गए शुभेंदु अधिकारी। मैं गौतम लहरी जी को लेके आना चाहूंगा इस चर्चा में। हालांकि बंगाल की जर्नलिस्ट है, लेकिन असम पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। गौतम दादा, असम पे चर्चा चल रही है तो आप कैसे चुप रह सकते हैं? अगर असम में बीजेपी की हैट्रिक बन रही है तो ये क्यों बन पा रही है? इसके सबसे बड़ी कारण जो है, कांग्रेस जिस तरह से शुरू किया था उसके बाद से वो लड़े नहीं है। क्योंकि आप देखिए, वहाँ पे बड़े लीडर कब गए चुनाव के लिए? प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन रहा था, कितने बार चुनाव प्रचार के लिए गए थे। तो लग रहा था कि गौरव गोगोई को जिस तरह से चुनाव का ठीक पहले और भी कुछ लीडर है, जो लीडर वो छोड़ के चले जा रहे थे। चुनाव का पहले अगर किसी बड़े पार्टी से कोई बड़े नेता छोड़ के चले जाते हैं, तो लगता है कि ग्राउंड रियलिटी को कांग्रेस पार्टी ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। राइट। अगर मैं नहीं मान रहा हूं कि जो आंकड़ा आप दिखा रहा है कि सही है, मैं बोला अगर ये होता है तो मानना पड़ेगा कि इसमें से एक चीज है कि ट्रेंड जो है, ट्रेंड तो भाजपा के तरफ है, वो बात तो सही है। आंकड़ा में नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सत्ता के पास आएंगे ऐसे मुझे भी चुनाव का पहले नहीं लग रहा था। मैं एडवांटेज ऑलवेज बीजेपी को दे रहा था। नहीं, तो आप जो एडवांटेज बीजेपी को दे रहे गौतम दा, इसका मतलब जो हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार चली 5 साल तक, वो असम के लोगों के साथ रही, असम के लोगों का मन जीत पाई। गौरव गोगोई ने जो भी काम किया या नहीं किया, अगर गौरव गोगोई एक चेहरा है तो ये इट्स अ फेलियर ऑफ गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी जो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन थी। प्रियंका गांधी तो उम्मीद बात दिया
चुनाव प्रचार रणनीति तो निश्चित तौर पे गौरव गोगोई और दिल्ली में जो नेता बैठे हैं इन लोगों का तो करना है, खास तौर पे राहुल गांधी का भी आता है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूँगा, बीजेपी का जो वहाँ पे जो इशू था, वहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू रहा है घुसपैठिया। वो असम में आज नहीं, बहुत दिनों से इशू है। उसको हेमंत बिश्व शर्मा ने बहुत सही तरीके से उसका ऐसे इस्तेमाल किया, सच हो झूठ अलग बात, डिलिमिटेशन तक बात है, वहाँ पे एसआईआर नहीं हुआ, फिर भी इस तरह का जो ध्रुवीकरण हुआ है, असम में वो एक रियल, तभी तो असम में एक असम अकॉर्ड करना पड़ा था राजीव गांधी को, क्योंकि वहाँ पे बाहर से जो लोग आना है उसके लेके एक लोकल लोगों में एक नाराजगी, एक ट्रेडिशनल है, उसको हेमंत बिश्व शर्मा काम में यूज किया। ट्रेडिशन यही हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस पार्टी में थे, पूछे नहीं जा रहे सही थे। है। अब हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी के सबसे आज की तारीख में ब्लू आइड बॉय हैं। नहीं देखिए, बहुत अगर हम लोग इतना सरल विश्लेषण करेंगे ना, तो असम का या तमिलनाडु का, आप नहीं थे तो तमिलनाडु के बारे में मैंने बताया था कि वहाँ एनडीए की सरकार बन जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जो कुछ वहाँ परिस्थितियाँ बदली थी और उसके आधार भूमि थे। पहले असम पर बोलता हूँ। देखिए, हम लोगों की दृष्टि में हेमंतो बिश्व शर्मा की एक छवि है कि वो ध्रुवीकरण करते हैं। असम में जाएंगे तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो लोगों के साथ उनका सीधा जुड़ाव है ना, वो किसी महिला के वो जो है भाई है, बच्चों के मामा है, बच्चियों के मामा है, स्टूडेंट्स लीडर रहे हैं, कॉलेज में जाके स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं। और जो कुछ काम हुए हैं, देखिए पहला काम जो बीजेपी ने किया है कि बंगाल की जो अस्मिता रही है, वो पहले जैसे लचित बरफुकन को लाके एक महापुरुष के रूप में आपने खड़ा किया कि देखो मुगलों के साथ युद्ध करके हुआ, हमारे इतिहास से आपको मिटाया गया, वहाँ की जनजाति से थे। दूसरा, आज शंकर देव को, महाराज शंकर देव को सामने ला करके किस ढंग से लोगों के अंदर एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तीसरा जो काम हुआ है कि जो अभी विनोद जी कह रहे थे, देखिए 1971 में जो हुआ, वो कांग्रेस ने जानबूझ करके मुस्लिम सीटों को ऐसे परिसीमन कराया था कि मुसलमान जिसको चाहे जिता दें। उस समय उसका विरोध हुआ था और उसके बाद जो आंदोलन हुआ उसमें एक मुद्दा था वो, तब कांग्रेस ने बदमाशी की। यस, कांग्रेस ने क्या मुद्दा था वो, जो कांग्रेस ने किया वो भाजपा ने किया। जनजातियों उन्होंने अपने हिसाब से बदल लिया, आपने अपने हिसाब से बदल लिया। नहीं, आप ऐसे नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे, मैं बता रहा हूँ। आप एलिगेशन लगा रहे हो उसमें, नहीं, अरे आप कह रहे विरोध हुआ था, इस बार भी तो विरोध हुआ है। जिस समय हितेश्वर सैकिया के सरकार के समय जो आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलनकारियों के एजेंडे में जब आप देखेंगे तो ये बातें शामिल थी कि जनजातियों का जो स्थान होना चाहिए, सुरक्षित सीटें, जो जनजाति असम की है उनकी सुरक्षित सीटें जो है ऐसे कर दी गई जहां मुसलमान उनको हरा के जीत सकते थे, और उसके कारण वहां धर्म परिवर्तन भी हुए। इस बार उसमें से जनजातियों के लिए आरक्षित से हुए हैं सीट, उनमें से करके जनजातियों के लिए उनके साथ उसको जस्टिफाई न्याय, मतलब उसके साथ न्याय हुआ है लंबे समय बाद कि जनजातियों के लिए वो सीट आरक्षित हुई है वहां पहली। अब कोई कहे कि करा दिया, चुनाव आयोग ने परिसीमन किया है इस समय जी। अब एक परिस्थिति थी। अब जो तीसरी बात आ रही है कि देखिए वहां जो चाय बागान के थे मजदूर, आप मैंने 200-250 साल पहले आप ले गए और किसी को जमीन का पट्टा नहीं था। इस सरकार ने 3 लाख परिवारों को जमीन का पट्टा दिया। 3 लाख का कितना वोट होगा जरा असम की दृष्टि से आप देख लीजिए, परिवारों को वोट का दिया है। अच्छा, जो वहाँ के मुसलमान है उसमें 35-40 लाख जो है वो असमिया मूल के मुसलमान है। ठीक है, शेष जो 1 करोड़ मुसलमान है वो उस रूप में नहीं है, उस रूप में। तो इसलिए असम का जो हम एनालिसिस करते हैं, कांग्रेस जो है असम में जो सोशल चर्निंग है, जो वहां का इकोनॉमिक परिवर्तन है, और जब प्राइम मिनिस्टर ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर के रूप में नॉर्थ ईस्ट को विकसित करने का किया, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप अब अगर जाएंगे तो वहां की सड़कें सब जो एकदम इसमें मतलब जो फंडामेंटली चेंज दिखा है ना, उस सब का असर है वहां। मानव, मैं और आ रहा हूं आपके पास। मानव, इसके पहले कि अश्विनी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आपसे टिप्पणी लूंगा। अश्विनी जी, आपने हाथ उठाया। मैं ये देख रहा हूं, हमारे ये प्रबुद्ध लोग अवधेश जी 20 दिन पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि परसीमन से, डिलिमिटेशन से किसी सरकार का फायदा नहीं होता, जनता के भले के लिए होता है। और आज यही डिस्कशन हो रहा है कि डिलिमिटेशन से सरकार का कैसे फायदा हो रहा है। आसाम, मैं प्रबुद्ध लोगों की बात कर रहा हूं, आप भी प्रबुद्ध लोगों में आते हैं, इसलिए मैंने आप जैसे प्रबुद्ध लोगों की बात की है। तो आप देखिए क्या कैसे 20 दिन में दुनिया बदल गई है इन लोगों की। अभी तो 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए। मैं फिर से बोल दूं, आज हम केवल एग्जिट पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट पोल ट्रेंड तो बताता है। देखिए लोकसभा चुनाव में भी जी, अगर आप उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र, लोकसभा चुनाव की बात मत करिए, वो 400 पार तक चला गया था, 240 रह गया। 3 राज्यों को हटा दीजिए आप, और एग्जिट पोल देख लीजिए आप। अच्छा, हटाने के बाद अगर पूरे आप 32 जगह का करते हैं तो 3 राज्य हटा दिए, उसमें उड़ीसा को भी हटा दीजिए। एग्जिट पोल को ना, एग्जिट पोल
मैं मोटा मोटी पटाते मैं हैं, ज्यादा चारू और चलेगा। मानव से एक सवाल करना चाहता हूं। बंगाल के बारे में दोनों चर्चा करना चाहते हैं। चारू, मैं एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा देख रहा था। मानव और चारू प्लीज मानव, आई होप कि आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि ये बात मैं पश्चिम बंगाल के बारे में कर रहा हूं। बीते 50 साल की राजनीति की बात करें, पश्चिम बंगाल में 2 बार बड़े सत्ता परिवर्तन हुए। कांग्रेस को हटा के लेफ्ट फ्रंट आया 77 में। वो ग्राफिक्स अगर तैयार है तो लगा दीजिएगा। और एक और दिलचस्प आंकड़ा है, देखिए, जब जो रूलिंग पार्टी हटी, जब 77 में कांग्रेस हटी, तो वो घट के 20 पे आ गई, डबल डिजिट पे रह गई, ट्रिपल डिजिट के आंकड़े नहीं आए। सिमिलरली 2011 में जब लेफ्ट फ्रंट हटा तो वो डबल डिजिट में आ गया, 61 सीटें आई। इस बार ममता बनर्जी के पास 215 सीटें हैं। और दिलचस्प आंकड़ा एक और बता देता हूं आपको मैं, चारू और मानव, दोनों चुनावों में 77 में और 11 में मैंने एक सिमिलरिटी और देखी कि 77 के चुनाव के पहले के जो लोकसभा चुनाव थे, उस लोकसभा चुनावों में लेफ्ट फ्रंट ने लीड ले ली थी लोकसभा चुनावों में। उसका असर विधानसभा में दिखा और सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार चली गई। सिमिलरली 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी और कांग्रेस का गठबंधन जो 9 में एक साथ लड़ा था, उसने सीटों के मामले में लेफ्ट से अधिक सीटें ले ली थी और उसका असर 11 में दिखा। यानी एंटी इनकम्बेंसी 1-1.5 साल पहले से दिखनी शुरू हो गई थी। पर इस बार जो सबसे बड़ी चुनौती है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 11 या 12 सीटें आई पश्चिम बंगाल से, और 12 और टीएमसी की 29 सीटें आई। बीजेपी ने लीड नहीं ली है, बीजेपी अकेले लड़ रही है। 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं चारू, कैसे काउंटर करेंगे? जी, पहली बात तो इस बार जो जीत होगी सुमित जी, वो बंगाल की जनता की जीत होगी, वो देश की जनता की भी जीत होगी, क्योंकि बंगाल हमारे लिए एक वो घाव बन गया है जहां से पूरे देश का नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार से घुसपैठियों को बुलाकर उनके नकली आधार कार्ड, नकली वोटर आईडी कार्ड बना दिए जा रहे थे, अब तक भी इतने पश्चिम बंगाल के टीएमसी के बड़े बड़े नेता बयान दिया करते थे। आप देखिए, जाकिर दादा क्या, और ये एक बिस्वा जी है, वो क्या, मैं खुद ही बोल रहे हैं, आइए अगर आप हमारे सपोर्टर हैं, आइए अपना आधार कार्ड बनवाइए, हमारे लिए वोट करिए। तो ये देश के लिए एक समस्या बन गई थी। बीएसएफ अपना काम करने के लिए अगर जमीन भी मांग रही है। अच्छा, क्या हुआ है? मृत व्यक्ति, क्या कहना चाह रहे हैं? ये आज की घटना है। ये उदय नारायणपुर हावड़ा जिले में ये एक 81 साल वर्षीय वृद्ध है, जिनको सीआरपीएफ के जवानों ने धक्का मारा, वो आहत हुए, मूर्छित हुए और उनका निधन हो गया। वो वोट देने जा रहे थे। सुबह से तारकेश्वर में और बहुत सारे अन्य जगहों में महिलाओं को सीआरपीएफ के जवानों ने मारा। ये नया भाजपा है। मैं अभी चारू जी को सुन रहा था। पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, जितने भी पैनलिस्ट से काफी देरों से उनको सुन रहा था, और आपकी जनता को भी, हमारे देश की जनता को भी बहुत बहुत नमन। जहां चारू जी को मैं सुन रहा था ना, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दिया है कि बंगाल की जनता की जीत है। थैंक गॉड उन्होंने बोली नहीं कि मोदी की जीत है, मोदी है तो मुमकिन है। खैर बहरहाल जो भी है, साथ ही साथ उन्होंने जैसे वो सीआरपीएफ और जवानों की बातें करी, तो मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाया जो दुखद है किसी भी कारणवश जी। और जहां तक बात है घुसपैठियों की, उन्होंने बहुत बड़ी बात करी। बहुत घुसपैठिए इनको मिल गए, इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, इनको अर्धा ज्ञान है। 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, लगभग 99-98 हजार घुसपैठिए पकड़े गए, उनका डिपोटेशन हुआ। लेकिन जब से इनकी सरकार है, जो घुसपैठिए चिल्ला के, और इनका सबसे प्राथमिक जो कारण है कि घुसपैठ उनको रोकना है, उनको निकालना है। थोड़ा सुन लीजिए चारू जी, मैं खत्म कर लूंगा, आप बोल लीजिएगा। तो इन्होंने लगभग 8-9 हजार हाथ उठाया। मैं तो चाहता हूँ जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 8-9 हजार घुसपैठ को इन्होंने पकड़ा, और इनको तो है डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये ट्रिपल डी दाऊद वाला जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट काम है इनका, तो इसको भी ठीक तरीके से ये करे। लेकिन ये चारू जी ने एक बात नहीं करी। अभी ट्राइब्यूनल लगभग 28-30 लाख लोगों को निकाला, और ट्राइब्यूनल में, सॉरी इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने, और ट्राइब्यूनल में लगभग 14,074 लोगों का संज्ञान लिया गया। उसमें से 14,068 लोगों को ओके कर दिया गया। सो योर डिलीशन इज लेस देन 0.04%। तो आप उनके बारे में भी चारू जी एक बार जरूर बोलिएगा कि वो जो 28-30 लाख लोगों को जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से निकाल दिया गया जोर जबरन, और ट्राइब्यूनल में उनकी जो जगह मिलनी चाहिए थी, और इलेक्शन कमीशन की लापरवाही हो, नाकामयाबी हो, या उनकी सफलता हो या विफलता हो, कि इनको ये 28-29 लाख लोगों को जो ट्राइब्यूनल में जगह मिलनी चाहिए थी,
उसमें आज का आकलन है हमारे पास 14,074 में 14,068 लोग आप पास, तो 28-30 लाख लोगों को अगर आप लेते तो 0.04%, वो ठीक है। वोटर कौन आपने है? लंबा ठीक समय है। वो लिया। वोटर Let- कौन है? let वो चारू भारतीय respond to है, this. बंगाली है, टीएमसी के वोटर है कि भाजपा ठीक के है वोटर मानव चारू खून दिया है और उनका खून बहाने वाले आपकी पार्टी के लोग हैं, और केवल खून देने वाले, जान खोने वाले नहीं, वो भी लोग हैं जिनकी माताएं, बहनें, पत्नियां भी नहीं छोड़ी गई थी पिछले चुनाव के बाद। इस तरीके से आपने वायलेंस वहां पर किया था। देश भर में से पॉलिटिकल वायलेंस के जितने केस आते हैं, आधे से जी। ज्यादा, 50% से ज्यादा बंगाल से आते हैं, और इसी चीज पर तो पूर्ण विराम लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। क्या अधिकार नहीं होना चाहिए किसी पर नागरिक का कि वो जहां चारू चाहे वहां मैं एक बड़ी खबर दे दूं, सेकंड फेज की पोलिंग के आंकड़े भी आ गए हैं और बड़ी खबर है, बम्पर मतदान इस बार भी हुआ है। पिछली बार अगर 93% पर गया था, इस बार 91.47% की वोटिंग अभी तक हुई है। ये मैं बोल दूं, ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। ये ताज़ा आंकड़े चुनाव आयोग ने रिलीज किए हैं। आज जो सेकंड फेज की पोलिंग हुई है उसको जोड़ने के बाद 91.47% की वोटिंग सेकंड फेज की है। तो रफली हम मान सकते हैं दोनों फेज को अगर जोड़ लें 90% से ऊपर पोलिंग पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुई है, और जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज तक किसी बड़े राज्य में 90% के ऊपर आज़ादी के बाद से अब तक की ये सबसे बड़ी पोलिंग है। ये सीईसी की तरफ से बयान आया है और ये अपने आप में इतिहास लिखा गया है। तो चारू प्रज्ञा जी और मानव जायसवाल जी, मेरा सवाल आपसे है। चारू जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनावों में 75 सीटों का गेन करती है, 2 से बढ़कर 77 पे पहुंचती है। आपको क्या लगता है, क्या उस वक्त चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुआ था? क्या बीजेपी इतनी बड़ी लैंडस्लाइड, आप कहिए कि इतने बड़े आंकड़े पर पहुंच जाए, तो क्या वो गलत चुनाव था? देखिए, मैं चुनाव को गलत और सही उस नजरिए से नहीं कह रही, मैं इस नजरिए से कह रही हूं कि जब ढेरों लोगों को अपने घर से नहीं निकलने दिया जाता तो ये चुनाव फ्री फिर एंड फेयर 77 नहीं है। सीटें बीजेपी की कैसे आई चारू जी? 77 2 से 77, मैं 2 से 4 की बात नहीं कर रहा हूं। सुमित जी, अगर आप सुमित जी, गणित मेरा में ये जाएं तो मानना न है। जाने कितना गुना की हाइक है ये। सुमित जी, मेरा ये मानना है कि अगर पिछली बार जिस तरीके से खून खराबा ना हुआ होता तो बीजेपी की 77 सीटें नहीं आई होती, हमने आधा मार्ग पार किया होता। ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई थी, नंदीग्राम नहीं बचा पाई थी। पिछली बार पूरे दिन में सुबह से शाम तक, सुमित जी आपने चुनाव तब भी कवर किया था, सुबह से शाम तक हर बार कितने आपको ऐसे किस्से सुनने को मिलते थे कि इस बूथ पर हाथापाई हो गई, इस पे खून खराबा हो गया। मैं अभी आप ही बोल रहे थे, अभी हम ही बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं हिंसा की सबसे अधिक वारदातें होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, और पिछला इस चुनाव बार 21 वाला ही हिंसा था। की वारदातें कंट्रोल में रही हैं। इस बार कम से कम भगवान की कृपा है, मानव। किसी के देहांत की हमको खबर नहीं आई है। ये सच्चाई है, और ये केवल इसीलिए ठीक है है। क्योंकि करीब करीब 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस के जवान वहां पर तैनात हैं, वो सबकी सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं। अरे इतनी पिछली बड़ी बार आप- सेंट्रल फोर्सेस मेरे ख्याल से पहली बार किसी पहली चुनाव में बार, इस्तेमाल की बिल्कुल। गई होगी। और जरूरत क्यों पड़ी? और ये अगर 300 हाँ बिल्कुल, 300 ये इट्स अ फैक्ट, कार्यकर्ताओं क्योंकि को मार दिया जाता है। वहां वायलेंस होती है, जरूरत इसीलिए पड़ती है। डिप्लॉयमेंट किया गया होगा ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए। मानव, इट्स अ क्लियर मैसेज। No. It's not a clear message. It's an understated message. बड़ा मैसेज क्या है कि बंगाल की छवि को धूमिल करना इनका बड़ा मैसेज है। बंगाल की छवि को इस तरीके से वातावरण को दिखाना कि भाई इतनी भयावह स्थिति है। इनको पता है कि भाई कितने % वोट हुए थे, 85% के आसपास वोट हुए थे पिछली बार। तो इतने लोग जो बाहर आए थे, तो मैंने आप बोलना चाहते वो बाहर आए ही नहीं, भूत ने वोट दे दिया और भूतों के वोट से आप जीत गए। तीसरी बात जो हम आपको बोलना चाहते हैं कि इतनी अगर बहुत सारी जो प्रक्रिया है आप लोगों ने चलाई, इतने दिनों से हुआ, जिस तरीके से आप लोगों ने चुन चुन के जो वोट एरिया, वोटिंग इलाके हैं जहां पे आपने औरतों को आज मारा, एक पुरुष ऑफिसर औरत के ऊपर हाथ उठाता है, ये आपको अच्छा लगता है, अब शोभा है आपके लिए, शुभकामनाएं आपको। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूँ। नहीं। 2011 में पहले खत्म करने दीजिए। 2011 में आप मानव, आपने ऐसी अब एक मिनट, अवधेश जी कुछ बोल रहे हैं, पहले अवधेश जी को सुन लेते हैं। अभिषेक बनर्जी जी ने ये बयान दिया है कि केंद्रीय बलों ने भाजपा को काम करने के लिए महिलाओं को पीटा। एक बुजुर्ग का बेटा अंदर ले जा रहा था, उसको धक्का दे दिया, हॉस्पिटल में गए तो मर गए। देखिए, केंद्रीय बलों पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय बल की भूमिका ऐसी होती नहीं है कि अगर उनकी मृत्यु हुई है तो उसकी जांच हो सकती है, क्योंकि आपने पूरा फोटो दिखा दिया है। नहीं, सुनिए, आपने पूरा फोटो दिखाया है सर। सेंट्रल फोर्सेस हमारे देश की आंतरिक शक्ति है,
उस पर आप प्रश्न उठाएंगे तो आपको उत्तर दिया जाएगा। ममता जी उठा रही थी कि किस सेंट्रल फोर्सेस भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी उठा रहे थे और एक मृत्यु हुई है चुनाव में, उसको आप सेंट्रल फोर्सेस पर आरोपित करेंगे, ये कैसे स्वीकार होगा? ये तो फिर जांच का विषय है। ये मानव और अवधेश जी, ये तो जांच का विषय है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की आप जो क्लेम कर रहे हैं वो हुई हत्या, अगर उनकी मौत हुई है तो क्यों हुई है, कौन जिम्मेदार है, ये तो जांच का विषय है। ये हम और आप बैठ के टीवी डिबेट में, टीवी पैनल पर तय नहीं कर सकते। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किसी की दुखद मौत पर हमको नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में एमआईएम किसकी तरफ है, दीदी की तरफ या शुभेंदु की तरफ? बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपने वक्त दिया। बहुत अच्छी बातें सुन रहा था मैं इनकी। हम एम की तरफ हैं। अच्छा साहब ने अपना मतलब मोदी या एम मतलब मजलिस। एम मतलब सर मजलिस सिर्फ मोदी नहीं होता है। अब चारुलता जी मुझे एक बात बताइए, आपको मैं धन्यवाद बताता हूँ। आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि 2.5 लाख हमारी सेंट्रल फोर्सेस ने आके किया, कोई घटना नहीं हुई बंगाल में। इसी डिबेट में आपने 10 मिनट पहले बोला कि ममता बनर्जी फेंसिंग के लिए बॉर्डर में आर्मी को वो जगह जमीन नहीं देती है। तो ये जहां आप नहीं काम कर पा रहे हैं, आप वहां बात कर रहे हैं कि नहीं भाई जहां घटना हो रही है उसको आप मुद्दा घुसपैठियों का मुद्दा बना रहे हैं। आपको समझ में नहीं आती है चारुलता जी, आपने चारू प्रज्ञा नाम है इनका, चारुलता नाम नहीं है, चारू प्रज्ञा नाम। चारू प्रज्ञा जी, नाम ना बिगाड़े। आपने बोला कि कोई घटना नहीं, 2.5 लाख से आम फौज आगे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जमीन कागज पर अलॉट होती है, प्रदेश की सरकार अलॉट करती है। देश भर में एक अकेला राज्य नहीं है पश्चिम बंगाल, बहुत सारे राज्य हैं जिनके बॉर्डर दूसरे देशों को छूते हैं, उन सबने अपनी जमीन अलॉट आपने बोला, मैंने सुना ना मैडम, 40 मिनट सुना मैंने, कुछ नहीं बोला। अरे कहाँ से 40 मिनट बोल रही होती? असम में, त्रिपुरा में पूरा फेंसिंग हो गया ना। आपकी तो डबल इंजन सरकार है, पूरी फेंसिंग हो गई ना। बोले ना हाँ सुमित जी, बोले सामने पूरी फेंसिंग हो गई। जवाब एक करके एक प्लीज चारू आपने जो बात कही सब आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक लाइन में पूछिए अश्विनी जी, पहले आप एक लाइन। यूपीए सरकार ने 80% फेंसिंग की आसाम में और बंगाल में। एनडीए सरकार ने 10% फेंसिंग कर पाया बंगाल में और आसाम में, दोनों जगह की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर बंगाल में जमीन का इशू है तो आसाम में तो आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं कर ली? और बीएसएफ के पास एक लिमिटेड जमीन होती है, बॉर्डर की जमीन बीएसएफ के अंदर आती है, सारी जमीन सरकार के अंदर नहीं होती, स्टेट सरकार के अंदर। तो चारू जी झूठ बोलना बंद करिए। ठीक है, चारू जी जवाब दीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ऐसा है कि जब केंद्र सरकार ने बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया था, पूरे देश में किसी को आपत्ति नहीं थी, एक प्रदेश को आपत्ति थी, और इतनी ज्यादा थी कि उनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 चिट्ठियां लिखी प्रधानमंत्री मोदी को और ये कहा कि अगर आप दायरा इनके काम का बढ़ा देंगे तो गांव वाले परेशान हो जाएंगे। ये गांव वाले कौन थे? ये गांव वाले वो थे जिनको ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बुलाकर एक रेट कार्ड के तहत बाउंड्री करना और जमीन लेना, वो 2 अलग-अलग मुद्दे हुए ना चारू। दूसरी बात मैं अगर अपने फेंसिंग करना और जमीन कहां तक रहेगी वो 2 अलग-अलग इशू है। नहीं मैं फेंसिंग नहीं की गई, ये एलिगेशन अश्विनी जी ने लगाया आप पे। मैं आपको पूरी कहानी बता रही हूँ सुमित जी। पूरी कहानी नहीं, वक्त नहीं मेरे पास, समय है ना। और बांग्लादेश पर फेंसिंग लगाने की कोई जगह विदाउट फेंसिंग की है 450 किलोमीटर, उसकी जमीन पश्चिम बंगाल सरकार नहीं दे रही है। असम में 2216, सुनिए ना, असम क्या बात कर रहे हैं? असम में फेंसिंग नहीं हुई है, 80% ज्यादा फेंसिंग यूपीए सरकार करा के आई थी। फेंसिंग नहीं हो सकती, असम की फेंसिंग बहुत पहले। एक एक करके पूजा मेहता मेरे साथ है, मेरी रिपोर्टर पश्चिम बंगाल की, बहुत मेहनत कर रही है, लगातार पूरा चुनाव कवर किया है। पूजा, यहाँ बहुत एलिगेशन काउंटर एलिगेशन चल रहे हैं फेंसिंग को लेकर। मैं आपसे चुनाव का हाल बाद में पूछूंगा, पहले आप मुझे बता दीजिए कि भाई कितनी फेंसिंग ममता बनर्जी के आने के पहले हुई और कितनी फेंसिंग उनके आने के बाद हुई कि नहीं हुई बांग्लादेश के साथ? देखिए, जहां तक फेंसिंग की बात है, जरूर ममता बनर्जी की सरकार चूंकि 15 साल रह चुकी है तो जरूर थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन आरोप हमेशा लगता रहा है लैंड एक्विजिशन को लेकर। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि बीएसएफ की तरफ से राज्य के लैंड डिपार्टमेंट को चिट्ठियां दी गई कि हमको लैंड एक्वायर करने दीजिए वरना वहां पर फेंस सिलेक्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि किस तरह से राज्य सरकार ने ढील दे रखी थी और उसके बाद मामला जो है कई बार कोर्ट में भी गया। तो ये
आरोप जहां तक लगते रहे हैं राज्य सरकार में, ये वाकई वास्तव में ऐसा हुआ है कि जितना फेंसिंग का काम ममता बनर्जी की सरकार में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और चूंकि बीएसएफ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंड्स है, हर साल जो है ये फेंस इरेक्ट करने के लिए एक फंड एलोकेट किया जाता है, लेकिन तो फिर भी जो है लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आने की वजह से फेंस नहीं इरेक्ट हो पाती है। राइट अब पूजा आप पोलिंग पे आते हैं। मेरे ख्याल से ये फेंसिंग वाला इशू यहाँ पर फर्स्ट फेज में 93% के ऊपर हुआ था। अगर मैं एग्रीगेट कर लूँ, दोनों का मिला लूँ एवरेज, तो 92% के आसपास की पोलिंग अभी तक समझ में आ रही है। ये ऐतिहासिक है। ये अब कभी भी इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद 47 के बाद किसी भी चुनाव में 90% के ऊपर पोलिंग नहीं हुई है। इसका क्रेडिट जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता को है, वहाँ डिप्लॉयड तमाम एजेंसीज को है, इलेक्शन कमीशन को है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछली बार भी 80-85% पोलिंग हुआ, उसके पहले भी 80% के आसपास पोलिंग हुआ, उसके पहले भी 80% के आसपास पोलिंग हुआ, तो पश्चिम बंगाल की जनता वोटों को लेकर इतनी जागरूक कैसे बनी हुई है पूजा? बिल्कुल सुमित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमेशा अगर हम वोटिंग का पैटर्न देखें तो वोट परसेंटेज हमेशा हाई रहता है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में चूंकि जो है एसआईआर नहीं हुआ था, तो हर एक बूथ पर हम एएसडीडी कहते हैं, जहां पर एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डिलीटेड वोटर जो है उनके नाम रह जाते थे। लिहाजा जो बेस लाइन बड़ी संख्या में आए हैं। अब यहाँ पर हमने एक पैटर्न देखा है, दोनों जो है कैटेगरी के लोग पश्चिम बंगाल आए हैं। एक जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, चेन्नई में है, बैंगलोर में है, या फिर बॉम्बे, दिल्ली में कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि राज्य में नौकरियां नहीं है, इसीलिए उन्हें घर परिवार छोड़कर बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। ज्यादातर ये जो कैटेगरी, आई एम सॉरी पूजा, इसको मुझे करेक्ट करिएगा, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी आबादी बाहर से आके लेबर जो काम करता है, मजदूर जो काम करते हैं, श्रमिक जो काम करते हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में, झारखंड के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग, बहुत बड़ी राजस्थान के लोग बड़ी संख्या में कोलकाता और कोलकाता के आसपास काम करते हैं। कोलकाता के लोग बाहर जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, तो जितना इनटेक है उतना आउटटेक भी है। एम आई राइट? अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बेंगलुरु जा रहा है, जो हैदराबाद जा रहा है, जो आईटी सेक्टर की आप बात कर रही हैं, क्या वो भी लौटा वोट डालने के लिए? लेबर क्लास को तो हम कह देते कि ट्रेनें भरी हुई जा रही थी, बसें भरी हुई जा रही थी। जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी अब की बार आया वोट डालने के लिए एसआईआर के वजह से। बिल्कुल सुमित जी, जो पढ़ा लिखा, जो एजुकेटेड है, जो एलीट जो तबका है, वो बिल्कुल आया है। यहाँ तक कि हमने देखा कि कुछ लोग जो है अब्रॉड से आए हैं अपना मतदान करने के लिए। इनके लिए बहुत जरूरी है इस बार मतदान करने का जो उनको अवसर मिल रहा है। और ये कैटेगरी जो है वो ज्यादातर जो है ऐसा चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो, क्योंकि ये तबके को लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो है पर्याप्त नौकरियां नहीं है। आप जैसा कह रही थी, बिल्कुल वैसे ही बिहार, झारखंड का एक बड़ा सेक्शन जो है पश्चिम बंगाल में काम करता है, लेकिन वो लार्जली लेबर क्लास का है। लेकिन हम अगर नौकरियों की बात करें, जहां पर हाई स्केल नौकरी है या फिर अच्छे पोजीशंस की नौकरी की बात करें, तब इस तबके को बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल का भी एक माइग्रेंट लेबर, तो एसआईआर इस चुनावों का एक ऐसा फैक्टर है पूजा जो इस चुनावों के रिजल्ट को डिफाइन कर सकता है। इतनी बातचीत में एक चीज तो समझ में आ गई। अब ये बता दीजिए, एसआईआर को लेकर पूरा कैंपेन चला कि ममता बनर्जी की जो लीड थी, ममता बनर्जी के जो वोटर थे, पर सीट पे 23-24 हज़ार लोग कम हो गए ऑन एन एवरेज, वो टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैसा कि एक कहानी बनाई गई, एक नरेटिव फैलाया गया। बंगाल का डेटा भी आने वाला है, किसी भी वक्त डेटा हमारे साथ आएगा, मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ जाइएगा मत। पश्चिम बंगाल का डेटा तैयार है, जेबीसी के पोल का, वो आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। लीजिए, आ गया आंकड़ा आपके सामने है। ब्रेकिंग न्यूज का म्यूजिक बज गया है, स्टिंग चल गया है और ये आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी पश्चिम बंगाल फेज 1 का 152 सीटों का है। ये 89 से 102 सीटें पहले फेज में बीजेपी, टीएमसी 49 से 57 सीटें, यानी बीजेपी की जो दावा है 100 सीटें, 110 सीटें जीतने का, वो पहले फेज की 150 में से 152 में से दिखता है। कांग्रेस के पास 2, सीपीएम के पास 0 से 1, अदर्स के खाते में 0 से 1, यानी बीजेपी और टीएमसी से लगभग दुगने के अंतर से आगे निकल गई है। ये फेज 1 का पोल है, फेज 1 का। अब फेज 2 का आपको दिखा देते हैं। फेज 2 भी आ गया है मेरे पास। फेज 2 में बीजेपी 49 से 57, टीएमसी 84 से 92,
आप देख रहे हैं किस तरह कांटे का मुकाबला है। बीजेपी 49 से 57, टीएमसी 84 से 92। अब इनको जोड़ेंगे तो आंकड़ा निकल कर आएगा पूरी विधानसभा का। बहुत दिलचस्प आंकड़ा है ये। फेज 2 और फेज 1 का आंकड़ा जोड़ के क्या होता है, बारी बारी से कुल मिलाकर अगर हम दोनों आंकड़े दिखाते तो मैं ही जोड़ लेता हूं। मैं इतना गणित तो मैं भी कर सकता हूं, पर दोनों स्क्रीन पे एक साथ आंकड़े आएंगे तब मजा आएगा ना पीयूष। बहुत कांटे की टक्कर है बिल्कुल लग रहा है कि 145-40 के आसपास दोनों है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत मतलब ये जो आंकड़ा है ये इतने कांटे की टक्कर है कि किसी के पक्ष में जा सकता है। ये अभी बता रहा है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज हम लोग देख लेंगे तो निकालने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि 100 मैंने वो हुआ 137 से लेकर शायद 150-52 दिखा रहे हैं इनका बीजेपी का जी, और इनका भी लगभग उसी हिसाब से दिखा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ज्यादा ये मतलब मैं मोटा मोटी वो 150 का आंकड़ा है। मैच जो है ना वो उसमें जा रहा है। कौन सा ओवर बोलते हैं आजकल आईपीएल में जो फाइनल में होता है, सुपर ओवर। सुपर ओवर 158 उनका मैक्सिमम हो गया और 89 और 49 जोड़ दिया, 80 40 120 9 138 ऐसे हो गया। 138 से 158। अब मैं वोट शेयर की बात कर लेता हूं। वोट शेयर के बारे में अगर बात करें तो कुल 294 सीटों का वोट शेयर भी हमको मिल गया है। बीजेपी के पास 42.6 से 44.9% वोट आ रहा है। टीएमसी के पास 43.6 से 45.1 आ रहा है। स्लाइडली एज है वोट शेयर के मामले में टीएमसी को। कांग्रेस के पास 2.3 से 2.5, लेफ्ट के पास 5.5 से 5.8, अदर्स के खाते में 3.7 से 4% के आसपास। अदर्स में हुमायूं कबीर, एमआईएम और आईएसएफ जैसी पार्टियां हैं। मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि बहुत ही कांटे की टक्कर इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा में अभी तक हमको दिखाई दे रही है। जो एग्जिट पोल जेबीसी का है वो कह रहा है। अभी ओवरऑल सीटें अब आपको वोट परसेंटेज से आगे ले गए। सीट के पास 138 से 159 भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी 131 से 152, कांग्रेस के खाते में 2, सीपीएम के पास 1 सीट आ सकती है, अदर्स के खाते में 1 सीट आ सकती है। ये बिल्कुल मैच जो है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशी की तस्वीर है। ये 77 से बढ़कर वो अपनी सीटों को दुगना कर ले रहे हैं, दुगने से ऊपर लेके जा रहे हैं। और टीएमसी जो कि 215 के आसपास है वो करीब 65-70 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कांटे की भी टक्कर होती है तब भी परिणाम किसी के पक्ष में जाता है जी। तो हमेशा कई बार कांटे की टक्कर में भी सीटें बहुत ज्यादा भी मिल जाती है, कहीं 5000-7000 से हट के हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त चुनौती दी है। इसका मतलब टीएमसी के विरुद्ध एक वातावरण वहां है और उसका भी दिख रहा है। अवधेश जी आपको जाना, मुझे पता आप अपनी बात कह के जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं चारू, प्रज्ञा और मानव को लेके आना चाहूंगा। मानव, ये क्या है? आपके सामने एग्जिट पोल है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये एग्जिट पोल है जेबीसी का। पहले तो देखिए सुन भाई, जो जितने लोगों का एग्जिट पोल होता है, बहुत लोगों का बहुत शौक है, लेकिन हम एक चीज तो बता दें, बंगाल कभी भी इतना अनडिसाइडेड नहीं होता है। बंगाल हैज ऑलवेज बीन अ कन्विंसिंग एंड अ डिसाइसिव वोट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकली। नो डाउट। पर हमेशा रिकॉर्ड बनते हैं, इतिहास ऐसे ही बनते हैं। ये रिकॉर्ड पुरानी कहानियां बदल जाती है। कोई एक फिल्म आती है जो हिट हो जाती है और नया जॉनर क्रिएट हो जाता है। सर किसी सुनिए ना, कोई जॉनर नहीं है, कोई जॉनर नहीं है। 50% के प्लस ममता बनर्जी का वोट बैंक है और जो बेस वोटर्स कम हुए, कुछ हिले हुए से इसलिए परसेंटेज वोट बढ़ा है। चारू कुछ और बोल हम रही बहुत है। खुश हैं। मानव, चारू ने कुछ बोला हमारे साथ की दुख है। नहीं, मैं सुन नहीं पाया। वो बीच में नहीं बोलती है ना, बोला क्या उन्होंने कुछ? जी चारू, क्या कहा नहीं बोलती है। मैं उसके बाद रीजन वाइज जाऊंगा। चारू, एक क्विक रिएक्शन आपका। बीजेपी वोट परसेंटेज में थोड़ा कम है, सीटों में थोड़ी आगे है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मानव जी भी अपनी नेता ममता बनर्जी की तरह थोड़े से अब रैटल्ड से दिख रहे हैं, क्योंकि आपने एक एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने रखे, करीब आप कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल आज आए हैं सुमित जी, उसमें बीजेपी को क्लियर एडवांटेज दिखाया जा रहा है। चाहे वो पी-मार्क हो, चाहे वो मैट्रिज हो, सब में बीजेपी को क्लियर एडवांटेज दिखाया गया है। और क्लियर एडवांटेज अगर आपको देखना है, आप केवल जनता को देख लीजिए, आप केवल जनता को देख लीजिए। जिस तरीके से जनता इतनी बड़ी संख्या में उमड़ कर आई है, मैं ये मानती हूँ ये आशीर्वाद वोटों का बीजेपी को ही मिला है। ये माना जाता है कि जब जनता भरपूर वोट करे तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। It's a pro incumbency. It's a pro SIR anti apathy वोट बैंक। आज जो SIR की वजह से जो त्रासदी हुई है, जिस तरीके से 30 लाख लोगों को हटाया गया है,
उनके खिलाफ हमारी बंगाल की जनता ने आवाज उठाया है और पुरतोड़ तरीके से आवाज। जब अंग्रेजों से हम नहीं डरे कि भाजपा ही इनको बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। नहीं, अंग्रेजों से तो पूरा हिंदुस्तान नहीं डरा है। आप अपने आप को अलग कैसे कर लेंगे भाई, हम सब साथ ही थे। भाजपा ही थे, अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे। कौन से भाजपा नहीं मानते। मैं आप लोगों से, आप लोगों की इजाजत से आप दोनों का रिएक्शन लेने के बाद बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि अब ये जो आंकड़े हैं ये रीजन वाइज भी मेरे पास उपलब्ध है। मानव शुक्रिया, चारू शुक्रिया। मुझे पता है आपको जाना है, अगला हमारे पास नए गेस्ट जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न हिल्स की अगर बात करें, अलग अलग रीजन वाइज बात करें, नॉर्दर्न हिल्स में 27 सीटें, 27 में बीजेपी 22 से 25 सीटें जीत रही है, टीएमसी 3 से 5। ये बीजेपी का गढ़, ये दार्जिलिंग वाला इलाका है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी यहाँ पर बहुत अच्छा करती दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 3 से 5 सीटें आ रही हैं। बीजेपी को चुनौती टीएमसी नहीं दे पाई। अब अगर नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करें, इस इलाके में 66 सीटें हैं, बीजेपी को 28 से 32 सीटें, टीएमसी को 30 से 40 सीटें मिल रही हैं। यहां पर बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर है और एसआईआर के बारे में कहा गया था इस इलाके में सबसे अधिक इंपैक्ट होगा और वो शायद दिख भी रहा है कि जिस इलाके में टीएमसी ने पिछली बार अच्छा किया था वहां पर इस बार टीएमसी कमजोर पड़ी है बीजेपी के मुकाबले में। ये उत्तरी बॉर्डर का इलाका है। अब अगर हाईलैंड्स की बात करें, पश्चिम बंगाल के हाईलैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 55 सीटें हैं। इन 55 सीटें में बीजेपी को 33 से 36 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को 19 से 22 सीटें मिल रही हैं। इस जगह पर भी जबरदस्त बीजेपी की आप कह सकते हैं चुनौती मिली टीएमसी को। टीएमसी का प्रदर्शन खराब हुआ और बीजेपी का प्रदर्शन एग्जिट पोल में, मैं फिर बोल दूं, एग्जिट पोल में इंप्रूव होता दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले रीजन की, डेल्टा की बात करें। डेल्टा रीजन में कुल 38 सीटें हम मानते हैं। यहाँ पर